हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको वो सभी 20 क्वेश्चंस की सॉल्यूशन जो मैंने आपको भेजे थे। बहुत सारे बच्चों ने इसका सॉल्यूशन अच्छे से निकाल रखा है, लेकिन ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो अभी तक उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको दिक्कत आ रही है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आपको केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी और लग जाओ अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑन इन फिगर। भाई आपको एक फिगर दिया गया है और ये जो फिगर है भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। ठीक है, कह फाइंड आउट दी वेवलेंथ, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है भाई, लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। सो वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। ओके, हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से कर सकते हैं अगर हमें वेवलेंथ का डेफिनेशन पता है तो। किसे किसे पता है डेफिनेशन भाई? देखो, वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या कहता है, कहते हैं कि द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। वह क्रस्ट क्या होता है, तो किसी भी वेव का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, उठा हुआ ये ऊपर वाला पॉजिटिव एक्सिस में, ये आपका क्रस्ट कहलाता है। इसे आप क्या कहते हो भाई, CREST, क्रस्ट। एंड किसी वेव का जो नीचे वाला पार्ट होता है ये, इसे आप ट्रफ कहते हो। इसे आप क्या कहते हो, ट्रफ कहते हो। ठीक है, सो एक वेवलेंथ का दो सक्सेसिव क्रस्ट, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, के बीच की जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसे आप क्या कहते हो, लैम्डा या फिर वेवलेंथ। ठीक है, बस ये दूरी काउंट करनी हम लोगों को, ये कितनी है ध्यान से देखो भाई। मैं एक बार ना डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना लेना आप। क्या है भाई, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस between two successive crest or two successive trough of a wave। एक वेव के दो लगातार क्रस्ट और दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे आप वेवलेंथ कहते हो। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई, एक मिनट में पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वाइट कलर का है ये। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधा डिस्टेंस है, ये भी एक पार्ट बन जाएगा, फिर ये भी एक पार्ट बन जाएगा और ये भी एक पार्ट बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये। आपको इस हिस्से का डिस्टेंस पता है, इस हिस्से का डिस्टेंस पता है कितना है, 2.16 पिकोमीटर। ऐसे कितने हिस्से हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। ऐसे 4 हिस्से, तो मतलब कि 4 गुना कर दूं अगर मैं इस डिस्टेंस को, तो ये हमारा पूरा निकल के आ जाएगा। कितना इजी था ना ये, बस वही करना है भाई। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 2.16 पिकोमीटर। और आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 8.64 पिकोमीटर। सो वेवलेंथ आ जाएगा इस क्वेश्चन का 8.64 पिकोमीटर। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आया है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा था बीच में, इसको समझ लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशन एजेस। तो हमारे पास कुछ रेडिएशंस हैं, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ में दिया गया है कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, माइक्रोवेव का उससे कम, इंफ्रारेड का उससे कम, विजुअल रेज का उससे कम होता है, अल्ट्रावायलेट रे का उससे भी कम होता है, एक्स रे का उससे भी कम वेवलेंथ, गामा रे का वेवलेंथ उससे भी कम, एंड सबसे कम जो सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है वो होती है कॉस्मिक रेज की। और इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ को आप घटाते हो तो आपकी हार्मनेस जो है, हार्मनेस मतलब है खतरा जो है वो डिक्रीज होता है। वेवलेंथ कम होगा तो खतरा कम होगा, मतलब कि वो जो वेव होगा वो थोड़ा सा कम खतरनाक होगा। एंड अगर आप वेवलेंथ को, एक मिनट गलत बोल दिया मैंने बच्चों, वेवलेंथ को अगर आप बढ़ाओगे तो खतरा कम होगा, एंड वेवलेंथ को अगर आप घटाओगे तो खतरा बढ़ जाएगा।
हार्मनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक वेव कौन सा है, सबसे खतरनाक रे कौन सा है, तो वो आपका होगा कॉस्मिक रे। क्यों? क्योंकि भाई इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन, करें द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट से दर्शाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, फॉर अ मेटल इज 7.0 इंटू 10⁴ पर सेकेंड। अब भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होता है। आपसे बोला क्या क्या है, तो मतलब गिवन जो है वो लिख लेते हैं फटाफट से भाई। गिवन क्या दे रखा है आपको? गिवन दे रखा है आपको न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से दर्शाते हैं, एंड वो दे रखा है आपको 7.0 इंटू 10⁴ पर सेकेंड। ये पर सेकेंड क्या होता है? यूनिट होता है इसका। कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इतना। अच्छा भाई, आपने क्या किया, आपके पास एक मेटल था इस तरीके का, आपके पास मेटल था, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन थे, आपने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दिया, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितनी थी? v। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे बाहर, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, वो कितनी होगी यही पूछा गया है आपसे। सिंपल सवाल है, बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। आपको गिवन सब कुछ दिया गया है, आप एनर्जी से रिलेट करके निकाल सकते हो या डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है आपको? 1.0 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमने मेटल पे गिराया है। तो भाई आइंस्टीन के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वो ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है भाई हाफ mv का स्क्वायर, एंड यही होता है आपके पास h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था ये, और ये आप सभी वैल्यू, अच्छा h क्या होता है भाई? h होता है प्लैंक कांस्टेंट, और h की वैल्यू आपको पता होगी, h इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू होती है, बस वैल्यू लगाओ आंसर निकालो। तो देखो क्या है, यहाँ रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 ब्रैकेट में v कितना है आपके पास? 1 इंटू 10⁻15, माइनस में u कितना है? 7 इंटू 10⁻40। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कुछ यूँ आएगा। सॉल्व करने के बाद 1.988 इंटू 10⁻19 जूल, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है तो आपका आंसर जूल में आएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आप कर लेना, नहीं तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अभी अभी हमने देखा है एक ऑर्डर, ठीक, अभी तुरंत लगे हाथ हमने एक ऑर्डर देखा था, लेकिन इस बार जो है ऑर्डर ना देख के हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, सवाल पूछ लिया है। आपको बोला गया है कि इन सभी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। भाई कैसे करेंगे अरेंज? आपको आता है क्या अरेंज करना? बिल्कुल सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी भी वेवलेंथ का पढ़ा हुआ है, एंड वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घट जाएगी, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई ये कौन सा है? रेडिएशंस फ्रॉम अ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की वेवलेंथ जो होती है भाई वो ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ क्या होती है? वो ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। फिर कह रहा है एम्बर लाइट फ्रॉम ए ट्रैफिक सिग्नल। एम्बर लाइट थोड़ा सा कम वेवलेंथ होता है माइक्रोवेव वाले से, तो मतलब कि हम कह सकते हैं उसके बाद ये आना चाहिए। फिर रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो, भाई एफएम रेडियो तो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे लास्ट में था रेडियो वेव, तो ये आ गया हमारे पास सबसे नंबर 1 पे, ये आ जाएगा आपका नंबर 1 मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई नहीं होगा। उसके बाद माइक्रोवेव आता है तो ये आ जाएगा आपका नंबर 2 पे। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल आता है तो ये आ जाएगा नंबर 3 पे। फिर कह रहा है कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस,
कॉस्मिक रे कब है, तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सबसे कम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो यही है, तो ये तो 5th नंबर पे आ जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा हमारा 4th नंबर पे। तो किस तरीके से लगाओगे इसको, सबसे पहले लिखोगे आप रेडियो वेव। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, रेडियो वेव। क्या बोला उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, हाँ, तो इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आप लाओगे रेडियो हो गया, एफएम रेडियो, उसके बाद माइक्रोवेव आ जाएगा आपका, इसके बाद आ जाएगा आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद क्या आएगा भाई, ट्रैफिक सिग्नल का एम्बर लाइट, एम्बर लाइट आ जाएगा आपका। एम्बर लाइट के बाद आ जाएगा आपका एक्सरे आ जाएगा आपका, एंड सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका कॉस्मिक रे। तो ये हो गया उसका ऑर्डर। अच्छे से याद करना भाई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, और ये देखो ध्यान से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका मतलब। अगला, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स विच कॉरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना एंड हैव वेवलेंथ ऑफ इतना। तो दो क्वेश्चन आपके पास, एक में दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी, एक में दे रखा है आपको वेवलेंथ, और आपसे पूछा गया है एनर्जी। किसकी एनर्जी पूछा गया भाई, फोटोन्स की, एंड आपको पता है फोटोन्स की एनर्जी आप कैसे निकालते हो। बोलो सही बात है कि नहीं है, आप निकाल सकते हो क्या फोटोन्स की एनर्जी, किस तरीके से निकालते हैं हम लोग फोटोन्स की एनर्जी को, समझ में आ रहा है क्या। हेलो, वेरी गुड। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करना है इसका। सॉल्यूशन नंबर 1, हमें पूछा गया है एनर्जी के बारे में, एन एनर्जी निकालना आपको आता है भाई। एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू। एच न्यू क्या है, एच है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, एंड न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो एच मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एच कितना है आपका 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। एंड न्यू भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, न्यू कितना दे रखा है भाई, 3 इंटू 10 की पावर 15 एच जेड। एच जेड मीन्स हर्ट्ज, क्या है हर्ट्ज, इसी को आप पर सेकंड में लिख सकते हो। बस क्या करना है भाई, आपको एच भी पता है, न्यू भी पता है, एनर्जी हो जाती है एच न्यू के बराबर, मतलब कि 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 की पावर 15। सब सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.9878 इंटू 10 की पावर -18 जूल। सो ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन, ये निकल जाएगा आपकी फोटोन की एनर्जी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं भाई। इस बार आपको फ्रीक्वेंसी के बजाय दे रखा है वेवलेंथ, वो कितनी है 0.50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब वेवलेंथ वाला फॉर्मूला भी हमें आता है, तो वो क्या होता है भाई, ये रहा ना, एनर्जी इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं एच न्यू, एंड आपको पता है कि न्यू इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लेमडा। तो इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक। अब देखो एक और बात आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो इसको हम कर देंगे 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये आ गया कन्वर्जन मीटर में, वैल्यू रख दो सारी की सारी। एच की होगी 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू आपको पता होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, एंड अभी अभी लैम्डा की वैल्यू हमने किया हुआ है 0.5 इंटू 10 की पावर -10। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 3.975 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -15 जूल। सो ये फिर से हमने एनर्जी निकाल ली वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है भाई। आगे बढ़ें क्या, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट्स इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। जाहिर सी बात भाई, जो जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उसको पता होगा कि ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। कह रहा है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट 4.620 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। जाहिर सी बात है, जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वो कितने होते हैं 4.620 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज।
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन नैनोमीटर। किस में निकालना है आपको वेवलेंथ? नैनोमीटर में निकालना है। तो आपका सवाल मिल गया भाई, सॉल्यूशन के अंदर आपको सवाल जो दिया गया है वो है आपका कैलकुलेट करना है किसको? वेवलेंथ को। ये बताना है आपको कितना है। विच पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स। अब ये वेवलेंथ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया नहीं है, तो अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं बता रखा हूँ। देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। स्टॉप करो वीडियो को, करना शुरू करो। ओके, अब फटाफट से गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है 4.620 इंटू 10⁻14 एच जेड। एच जेड भी लिख सकते हो या फिर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। अब फ्रीक्वेंसी पता है, लैम्डा निकालना है, तो उसके लिए हमें एक और वैल्यू चाहिए, वो है सी, स्पीड ऑफ लाइट। वो कितनी होती है भाई? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई आपको चाहिए लैम्डा। लैम्डा का एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, एंड सी की वैल्यू है आपके पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय ये न्यू की वैल्यू है आपके पास 4.620 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये ऐसा होता है। सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, बचेगा आपका आंसर मीटर में। जाहिर सी बात है वेवलेंथ है तो मीटर में आंसर आना चाहिए। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, सॉल्व करने के बाद 649.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। पर उसने कहा भाई नैनोमीटर में निकालिए, तो इसी वेवलेंथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 649.4 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻9 मीटर जो होता है वो नैनोमीटर होता है। एंड ये जो रेंज है ना 649 जो है, ये 400 और 700 के बीच में आ रहा है। एंड ऐसी वेवलेंथ जो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर में आता हो, 750 में, तो ये जो रेंज है वेवलेंथ का, अगर लैम्डा की वैल्यू भाई आपकी इस रेंज में आ रही है, तो आपका जो ये रेंज है वो लाई करता है विजुअल रीजन में। किस में लाई करता है? विजुअल रीजन में। तो ये हम कह सकते हैं, विजुअल लाइट कह सकते हो तुम सिंपल, विजुअल लाइट। तो ये जो वेवलेंथ है, ये वो वाली लाइट का वेवलेंथ है जो हमारी आंखें देख सकती है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो कौन सा होगा? विजिबल लाइट का होगा। ठीक है, तो ये भी बता दिया मैंने तुम लोगों को, याद कर लेना। ये तो याद ही होना चाहिए भाई, क्योंकि ये जनरल सी बातें हैं, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आर गिवन बिलो। अलग अलग तरह के रेडिएशन हमारे पास, उसकी वेवलेंथ दिया गया है। कह रहा है लैम्डा ऑफ ए 300 नैनोमीटर, लैम्डा ऑफ बी 300 माइक्रोमीटर, लैम्डा ऑफ सी 3 नैनोमीटर, लैम्डा ऑफ डी 30 एंगस्ट्रॉम। अरेंज दीज रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो इसके एनर्जीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो भाई, ये तो मैं बिना सॉल्व करे भी कर सकता हूँ। वेवलेंथ के हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी को अरेंज कर सकते हो, एंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना भाई, उसकी जो वो क्या कहते हैं उसको, एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। आपको दिया हुआ है वेवलेंथ, आपको दिया, दो तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व। पहले हम लॉन्ग कट लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, फुल मेहनत करते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट करेंगे। ठीक, चलो सो निकालते हैं ए का वेवलेंथ। ए का वेवलेंथ दे रखा है आपको कितना भाई? 300 नैनोमीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 300 नैनोमीटर। इसका मतलब आपका होगा इसको 3 इंटू 10⁻⁻9, -9 की वजह मैं 7 कर देता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि इसका 2 जीरो जो है इससे कट जाएगा, इसका 2 जीरो जो है इससे कट जाएगा। ऐसा करता हूँ, नैनोमीटर में ही सबको कर देता हूँ कन्वर्ट, ताकि अच्छे से हम कर पाएँ। 300 इंटू 10⁻⁹। बी का लैम्डा देख लेते हैं। बी का है 300 इंटू 300 माइक्रोमीटर। पहले लिख देता हूँ मैं, 300 माइक्रोमीटर। इसका मतलब 300 गुना में 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। सी का जो वेवलेंथ दे रखा है भाई, वो है 3 नैनोमीटर। इसका मतलब 3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। एंड डी का जो वेवलेंथ है वो दे रखा है आपको 30 एंगस्ट्रॉम।
इसका मतलब 30 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब मैंने सबको कर लिया है मीटर में, सबको कर लिया मीटर में। अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इतना आएगा। अब देखो ध्यान से, एनर्जी जो होता है वो होता है hc/λ, ठीक है। अब h और c तो कांस्टेंट है, ये तो h प्लैंक कांस्टेंट है और c स्पीड ऑफ लाइट है, तो दोनों कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है। देखो जिसका लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, यही तो बोल रहा था मैं, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन सेम होता है। अब ध्यान से देखोगे तो बी का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। कैसे भाई, बी का वेवलेंथ ज़्यादा कैसे है? तो देखो इसकी पावर है 10⁻⁻6, बाकियों की 999 है, ठीक है। पावर देख लो बस। तो सबसे कम जो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो लगाएंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कम वाला आएगा, उसके बाद जो कम है वो ए का है, बाकी सब देखो कम कम है। ये तो 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है, 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है। समझ में आया बात? मतलब कि दो जीरो से मैं काटूंगा तो ये वाले जो है वैल्यू ये कट जाएगी, 7 बचेगा ये माइनस में, तो 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। और नीचे कम नंबर से बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो एनर्जी घट जाएगी, तो ये वाला वेवलेंथ बड़ा है तो एक आ जाएगा उसके बाद। फिर उसके बाद ध्यान से अगर हम देखें तो सी और डी, क्या देखें हम लोग, सी और डी दोनों की वैल्यू बराबर है। ये भी 3 इंटू 10⁻9 है, ये भी 3 इंटू 10⁻9 है, तो हम कहेंगे सी की एनर्जी और डी की एनर्जी जो है वो बराबर है। इस तरीके से इसका हम ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। कह रहे कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, कितने के निकालने, 1 मोल की। एंड आपको पता है, अगर आपने अच्छे से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किया हुआ है तो वहाँ पे मोल निकालना सीखा होगा और आपको पता होगा कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं। रेडिएशन दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब कि आपको गिवन पता चल गया क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये मिलते ही आपके मन में लड्डू फूट गया होगा, आप आराम से एनर्जी निकाल सकते हो आराम से। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। एंड एच पता है आपको, न्यू भी पता है आपको, एच तो कांस्टेंट होता है, एच तो कांस्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा ये 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये पर सेकेंड से ये वाला सेकेंड मर जाएगा क्योंकि ये सेकेंड डिवाइड में था, ये ऊपर था बट कट गया, एनर्जी आ जाएगा हमारा जूल में। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई। और बच्चों ये जो एनर्जी है वो एक फोटोन की एनर्जी है, कितने की है ये, एक फोटोन की। आप लिख भी सकते हो, ये है हमारे पास एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। लेकिन आपसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, तो क्या करोगे, 1 मोल में जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन जो होगा वो होगा भाई 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, ठीक है। ये होती है नंबर। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 199.51 किलो जूल। एक मिनट थोड़ा सफाई से कर ले, किलो जूल पर मोल। तो यही हमसे पूछा गया था कि 1 मोल में कितनी एनर्जी होगी, तो हमने निकाल लिया 1 मोल में 199.51 किलो जूल पर मोल होता रही। इजी बा,
बोलो। वेरी गुड। तो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। 100 watt bulb emit monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photon emitted per second by the bulb. मतलब कि आपसे n पूछा गया है। सॉल्यूशन देखते हैं भाई इसका क्या होगा। आपको सवाल में दिया गया है पावर दिया गया है। पावर कितनी है भाई? 100 वाट। वाट लगा देता है ये तो। सो पावर का एक रिलेशन आपको पता होगा, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो 100 वाट को अगर आप चेंज करोगे तो आप लिख सकते हो इसी को 100 जूल पर सेकेंड। ये पावर आ गया आपके पास। इस फॉर्मूले को, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे बच्चों। एंड और क्या गिवन है आपको? वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ कितनी है भैया आपके पास? लैम्डा जो है आपके पास वो है 400 नैनोमीटर। ठीक है। कैलकुलेट क्या करनी है? नंबर ऑफ फोटोन, मतलब एन निकालना है आपको। एन कितना होगा? आपके पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है भाई? एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालने का। अगर वेवलेंथ होता है तो हम यूज करते हैं एच सी अपॉन लेमडा। हम क्या यूज करते हैं भाई? एच सी अपॉन लेमडा। एंड एच और सी की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा दे रखा है आपको 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। क्योंकि ये नैनोमीटर में है तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -9 करके। ठीक, ओके। सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.969 इंटू 10 की पावर -19 जूल। भाई मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपका काम है इस कैलकुलेशन को करना। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आप करोगे। मैं एक छोटा सा इजी तरीके से फॉर्मूला बताता हूँ आपको। अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है ना, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो आप क्या करो, आप पहले एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो और आपको टोटल एनर्जी गिवन है, ये रहा। टोटल एनर्जी कितनी? 100 जूल है। उससे डिवाइड कर दो। तो टोटल एनर्जी मैं लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला आपको। टोटल एनर्जी रखोगे आप ऊपर, ठीक। और जो एक एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, आप रखोगे नीचे। बस लगाओ फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल हो जाएगा, टोटल एनर्जी है आपके पास 100 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एक की कितनी है भाई? 4.969 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये जूल से जूल कट जाएगा, पर सेकंड बचेगा हमारे पास। सो ये आ गया एनर्जी का फॉर्मूला, नंबर का फॉर्मूला। नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2.012 इंटू 10 की पावर 20 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो है वो इतने फोटोन्स निकल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का। ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ऑल राइट, आगे बढ़े भाई। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन कर लिया है। 1 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मतलब कि अभी हम 9 क्वेश्चन ही किए हैं। अब 9 क्वेश्चन ही किए हैं तो फटाफट से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो भाई वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि भाई इतना लंबा वीडियो। यहाँ पे थे हम, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। करें कि भाई हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स मतलब आपसे टाइम पूछा गया है। आपसे टाइम पूछा गया, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा समय जाएगा। और फिर रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। सोल्यूशन में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम ए मार्स टू अर्थ। मार्स से अर्थ आ रहा है वो। एंड डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना? 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। तो इस बार आपको डिस्टेंस दिया गया है। डिस्टेंस को ऐसे मान लिख देता हूँ मैं, फिजिक्स का थोड़ा सा ज्ञान काम आ जाता है। 8 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर दे रखा है आपको। देखो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है और आपसे पूछा गया है टाइम। आपसे पूछा गया है टाइम। भाई टाइम क्या होता है?
देखो आपको पता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड को v लगाता हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपसे टाइम पूछा गया था, टाइम इज इक्वल क्या होगा, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होगा ना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपको डिस्टेंस तो पता है पर आपको क्या नहीं पता, आपको स्पीड नहीं पता है, आपको स्पीड नहीं पता है। वो कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है कि एक वेव किस स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलती है वैक्यूम के अंदर। तो यही स्पीड आपको यूज़ करनी है, डिस्टेंस लगा देनी है, टाइम आ जाएगा हमारे पास। चलो, सो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और स्पीड के लिए आप c लिख सकते हो, क्योंकि हम स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का यूज़ करने वाले हैं। डिस्टेंस कितना है भाई, 8 × 10⁷, और किलोमीटर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में, तो ये जगह 10⁻³ डिवाइडेड बाय c होता है 3 × 10⁸। ठीक है, इन सबको काटने पीटने के बाद आपके पास जो समय आएगा वो आएगा 4 मिनट 43 सेकेंड। टोटल टाइम क्या आएगा, 4 मिनट 46। अच्छा, ये जो आपके पास टाइम निकलेगा ना वो सेकंड में निकलेगा, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है भाई, सो इतना क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, बाय।